केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हमने आपको 3 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है, मतलब जो लोकल बॉडीज थी, उनको वैधानिक अधिकार मिला था। कौन से अधिनियम के तहत ये अधिकार मिला हुआ साथी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 का अधिनियम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। तो वैसे तो आप जानते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का जो समय है वो प्राचीन इतिहास में मौर्य काल से ही माना जाता है। कभी ये स्टेटमेंट पेपर में पूछा गया है तो इसे ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हम देखेंगे थोड़ा सा दक्षिण भारत में चोल युग साथी, तो स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। तो ये कोट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे 1687 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इन्होंने सबसे पहले मद्रास के अंदर नगर निगम बनाने की शुरुआत की थी। तो पहला नगर निगम कहाँ पे बना हुआ है, मद्रास में बना हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे कंपनी के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है 1793 का चार्टर एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा जो स्थानीय संस्थाएं हैं इनको कुछ न कुछ साथी वैधानिक अधिकार दिया जाता है। आगे आप देखेंगे तो 1842 में बंगाल अधिनियम लाया जाता है, और इसके द्वारा जो नगर पालिका है इनको अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार दे दिया जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो यहाँ से सवाल आपसे बन सकते हैं, तो इस तथ्यों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयत्न बंबई में उठाया गया था। सेकंड करा कि 1869 में बंबई में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया था। आगे करा कि इस समिति को मालगुजारी पर उपकर लगाने का और उसका खर्च कमेटी के द्वारा करने का प्रावधान किया गया था। भाई स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि स्थानीय सरकार को शक्तियां दे देना, ठीक है, जैसे इस समय स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। अब कारक कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्लीज इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयत्न साथी बंबई में किया जाता है। बंबई में ऐसा क्या होता है, तो बंबई में 1869 में 1869 में एक अधिनियम पारित करते हैं, और उस अधिनियम के तहत एक कमेटी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक समिति बना दिया जाता है, ठीक है। और इस समिति को जो मालगुजारी वसूला जाता था उस पर उपकर लगाने का पावर दे दिया जाता है, और जो उपकर लगाया जाएगा जिससे वो पैसा मिलेगा उसको खर्च करने का भी अधिकार दे दिया जाता है। ध्यान रखना होगा कि जो 1869 के तहत जो ये समिति बनी हुई है, इस समिति के अध्यक्ष आते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जिला कलेक्टर होते थे, और जो ये समिति है ये समिति स्वयं सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और जो अन्य स्थानीय आवश्यकताएं हैं इनके देखभाल का काम करती है। तो थोड़ा थोड़ा इसको फोकस करिएगा, अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो बताने की कोशिश करिएगा। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे नोट किया गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। अब अगर आप इसको भी गलत कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इस सवाल को गलत नहीं करेंगे। लॉर्ड रिपन को हम भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे दो लोग की यहाँ पे बात करें, एक तो लॉर्ड मेयो की और दूसरा हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन की। पहले साथी लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव दिया था 1817 में, जिसमें वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव था, यानी जो फाइनेंशियल पैसे वैसे हैं उनका विकेंद्रीकरण करना है, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना साथी, ठीक है। यह प्रस्ताव साथी भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1861 उसी के तर्ज पर समझिए इसको लाया गया था, और इस प्रस्ताव के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कुछ अन्य विभागों का नियंत्रण प्रांतीय सरकार को दे दिया गया था। अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछे कि लॉर्ड मेयो का स्थानीय स्वशासन में योगदान रहा और ऐसे ऑप्शन करके बनाए, तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि इन्होंने भी कुछ स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया हुआ है। आगे चल के साथ ही रिपन आते हैं और रिपन प्रस्ताव लाते हैं, इसलिए रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। 1882 में स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यही 1882 में क्या प्रस्ताव इन्होंने रखा है उस पर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध 1882 में स्थानीय स्वशासन के संबंध में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से संबंधित है, मतलब उसके स्टेटमेंट के बारे में कौन सा सही है, प्रस्ताव में रिपन ने क्या क्या कहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में एक तालुका बोर्ड बनाया जाना चाहिए और एक जिला बोर्ड बनाया जाना चाहिए। क्या ऐसा लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव में था, तो बिल्कुल सही है साथी, ये बात था, बिल्कुल था, ठीक है। सेकंड करा कि जो स्थानीय संस्थाएं इनमें जनता के द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लोग कहां से आना चाहिए, जनता के द्वारा
निर्वाचित होना चाहिए, न कि जो है साथी गवर्नर जनरल द्वारा या किसी के द्वारा सिलेक्ट किए हुए। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, तो इसलिए सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए इन्हीं दोनों की वजह से हम स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन के क्या प्रस्ताव हैं, इसे देखिएगा। 1882 ईस्वी में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत जो प्रांतीय सरकारें हैं इनको यह आज्ञा दिया गया था कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों की वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें और यह सुनिश्चित हो सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किन किन मदों को हम स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए साथी ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, देखिए इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ उपबंध दिया गया था, क्या क्या, कि स्थानीय बोर्ड को निश्चित कार्य तथा निश्चित आय का साधन दिया जाए, जो स्थानीय बोर्ड बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका बोर्ड बनाएंगे और जिला बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं में जनता के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति वहां पे नहीं होना चाहिए। जैसे मजिस्ट्रेट वाला कहानी ऐसा नहीं था। ठीक है, ऊपर आपने देखा बंबई में मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि गैर सरकारी सदस्य का वो होना चाहिए प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे कह रहा कि स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन, वही जिसे हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, इसके संबंध में विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट है, जिसे हम बोलते हैं द डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 1908 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध दिया गया था। और इस सवाल को आप लगाइए, इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा कि पंचायतों के कार्यों के संबंध में जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप को कम करना चाहिए, ऐसा कहा गया विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट में। तो बिल्कुल ही सही है। सेकंड, प्रत्येक आयोग ने प्रत्येक तालुका और तहसील में उप जिला बोर्ड की स्थापना पर भी जोर दिया हुआ है कि एक उप जिला बोर्ड जैसा कुछ चीजें होनी चाहिए, तालुका बोर्ड हो, तहसील बोर्ड हो। ठीक है, और उसमें जो है एक उप जिला बोर्ड जैसा चीजें एग्जिस्ट करना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अभी बात सोचने वाली है, तो सरकार आयोग की रिपोर्ट को कैसे लागू कर सकती है, इसमें सब कुछ सरकार के खिलाफ ही बातें चल रही हैं साहब। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोग बहुत कम बातों को बाद में चल करके लागू करती है, तत्काल में वो भी नहीं लागू करती है। ठीक है, बहुत लंबे समय दिन के बाद लागू करती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण आयोग को लेकर के, जो कि स्थानीय स्वशासन पे गठित हुआ है, तो यह रिपोर्ट आया था साथी 1908 में। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, जैसे ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि किया जाए और पंचायतों को आय के पर्याप्त साधन सुलभ हो सके, ताकि वो काम थोड़ा सा बेहतर कर पाए। ठीक है, पंचायतों के कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा था। आयोग ने प्रत्येक तालुका अथवा तहसील में एक उप जिला बोर्ड की स्थापना पर भी जोर दिया था। आयोग के सुझाव केवल कागजों तक सीमित रह गए। हालांकि मई 1918 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा आयोग की कुछ सिफारिशें साथ ही लागू कर दी जाती हैं, है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, हाँ बिल्कुल सही है। गोवा के पदारियों ने 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक भारत में छापी थी, ये बात बिल्कुल सही है। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात में एक मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस लगवाया था, ये भी बात सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी लगवाती है, ध्यान रखिएगा। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। लेकिन 1684 का जो ये डेट है साथी, और गुजरात कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये गुजरात नहीं था। 1684 में ये बंबई में लगाए थे। कहाँ पे? बंबई में, ध्यान रखेंगे, बंबई में लगाए थे, ना कि गुजरात में। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी हो जाएगा साहब, यहाँ पे सही जवाब। ठीक है साहब, चलिए बात करेंगे भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को लेकर के। तो भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, पता है। गोवा के पदारियों के द्वारा 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी गई थी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया। 1766 में आप देखेंगे तो आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था, और ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी करते हैं, लेकिन कंपनी इनको इंग्लैंड भेज देती है, इसलिए बेचारे इनका पत्र हमारे यहाँ नहीं माना जाता है। इसके बाद जो है साथी 1780 में एक व्यक्ति हैं जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इन्होंने प्रथम समाचार पत्र लॉन्च किया भारत के अंदर, जिसका नाम था द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजरी। लेकिन सरकार के द्वारा इनको भी पकड़ के
जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो नवंबर 1780 में इंडिया गजट नाम का पत्र लॉन्च होता है, जो कि दूसरा भारतीय समाचार पत्र था। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1818 में कलकत्ता जनरल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? कलकत्ता जनरल, क्या कलकत्ता जनरल के नाम से साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च किया गया, और कह रहा किसके द्वारा ये चीज लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे साथी, ये जेम्स सिल्क वर्किंगम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था साथी, तो ये था गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अब आपसे सवाल पूछ सकता है भाई बंगाल गजट कौन क्या है? तो बंगाल गजट अभी तक किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया पहला साप्ताहिक पत्र है। बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है? तो 1816 में होता है। मार्समैन, यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्योंकि दिग्दर्शन से कई लोग संबंधित है। तो मार्समैन ने 1818 में दिग्दर्शन नामक एक मासिक पत्रिका लॉन्च करी हुई है, जबकि कलकत्ता जनरल की स्थापना यानी इसको संपादित करते हैं कौन? जेम्स सिल्क बर्किंघम। कब? 1818 में। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा साहब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय हम राजा राम मोहन राय को देते हैं। बिल्कुल ही ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट और रोचक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में गुजराती भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया गया था। सरकार, इस प्रश्न को आप लगाइए इंपॉर्टेंट। आपसे मिरात उल अखबार को लेकर के कई सारा सवाल बन सकता है। सीधे पहले पूछेगा कि मिरात उल अखबार कौन लॉन्च करता है? तो राजा राम मोहन राय लॉन्च करते हैं। भाषा कौन सा है? तो गुजराती है। कब लॉन्च किया गया? तो 1822 में लॉन्च किया गया। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा आपका इस यहाँ पर राइट आंसर साथी, है ना? क्या यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर? हाँ, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुजराती भाषा में नहीं होता, यही तो इसीलिए तो इसको इस तरह समझाना था, क्योंकि ये साथी किस भाषा में है? फारसी भाषा में। अब कभी भी आप गलत इसको नहीं करेंगे, गुजराती में नहीं था, फारसी भाषा में था, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा? पहला बन जाएगा, क्योंकि पूरे पेपर में कहीं और कुछ गलती नहीं होता, लेकिन ये गुजराती फारसी को लेकर के गलत हो जाता है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने जो मिरातुल अखबार छापा हुआ है ये फारसी में छापा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? केवल एक बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये पहला जो पत्रिका एक और लॉन्च करते हैं 1821 में बंगाल में, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो ये भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर से कि अगले साल 1822 में ये फारसी भाषा में आती है ना, मिरातुल अखबार नाम का पत्रिका प्रकाशित करते हैं। इन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्मोनिकल मैगजीन भी निकाला हुआ है। तो ये तीनों पत्रिका आपको ध्यान रखना है जो कि राय जी से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ दिया है प्रकाशक, मुझे लग रहा है कि पत्रिका का नाम है, और दूसरी तरफ उसके प्रकाशक का नाम दिया हुआ है। खतरनाक है भाई। तो चलिए एक को बताते हैं कौन क्या होगा। जामे जमशेद, तो ये एक प्रकार का कार्य पत्रिका है जामे जमशेद। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोती बाला के नेतृत्व में ही गुजराती भाषा में लॉन्च होता है जामे जमशेद। तो एक बार में भाई ये किसी को नहीं याद होता, हमको भी नहीं याद है। ठीक है, जामे जमशेद बिल्कुल सही है, ये वाला तो सही है, पीएम मोती बाला। जबकि राष्ट्र गोफ्तर ये नौरोजी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है साथी, है ना? आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी इसको लॉन्च करते हैं, ये तो पता है, सही है। हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट क्या हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया था? तो हाँ, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसको लॉन्च करते हैं साथी। अब आता है दैनिक बंबई समाचार पत्र, इसे कौन लॉन्च करता है? तो ये बंबई से लॉन्च होता है, राय जी इसको लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये बंबई से लॉन्च होगा, बंगाल से संबंधित है राय जी। तो यहाँ पे ये वाला गलत आपका हो जाएगा। दैनिक बंबई समाचार पत्र साथी ये राजा राम मोहन राय लॉन्च नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। उनके द्वारा सिर्फ 3 ही पत्रिका लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पत्रिका दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। जो पहला है साथी वो इसे नोट कर लीजिएगा, दैनिक बंबई समाचार। इसे कौन प्रकाशित करता है? तो इसका प्रकाशन फरदून जी के द्वारा किया जाता है। कहाँ से? बंबई से किया जाता है। ठीक है, भाषा कौन सा है? गुजराती है। कब किया जाता है? 1822, याद रखेंगे। ठीक है, आगे आप देखेंगे 1830 के आसपास में बंगाल में बंगदत्त नाम का पत्रिका लॉन्च होता है। बंगदत्त जो पत्रिका है इसके प्रकाशन से कुछ लोग संबंधित हैं, ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो बंगदत्त पत्रिका आती इसमें द्वारिकानाथ टैगोर जी भी संबंधित थे, प्रसन्न कुमार टैगोर भी हैं, और राजा राम मोहन राय भी हैं। तो इन लोगों के प्रकाश मतलब इन लोगों के सहयोग से, कहां से? कलकत्ता से। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, कहां से? कलकत्ता से
एक पत्रिका लॉन्च किया जाता है जिसका नाम क्या है, बंगदत्त। कब? 1830 की बात है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ ही समय बाद 1833 में आप जानते हैं राज्य की मृत्यु हो जाती है कि नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक जामे जमशेद, ये भी एक पत्रिका है जो कि गुजराती भाषा में लॉन्च की जाती है। पीएम पीएम मोती बाला के नेतृत्व में बंबई से साथ ही इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ पत्र है, एक तरफ पत्रिका सही सुमेलित नहीं है। फिर से सवाल आ गया, सही सुमेलित नहीं वाला है ना। तो बंगदूत शिशिर कुमार घोष से संबंधित है क्या? अब बोलोगे सर नहीं, बंगदूत का संबंध है शिशिर कुमार घोष, अभी तो हम लोग पढ़े, ठीक है। तो बंगदूत से किसी भी रूप में शिशिर कुमार घोष तो संबंधित नहीं थे। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सही है ना। देखो हिंदू पेट्रियट से कई लोग जुड़े थे, क्रिस्टोफर दास भी जुड़े हुए हैं, पर हिंदुस्तान तारकानाथ दास हैं, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। जबकि बंगदूत के साथ आपने अभी देखा कई लोग जुड़े हुए हैं साथी, वही बंगदत्त वही बंगदूत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगर हम बात करेंगे कुछ पत्रिका तो बंगाल गजट, जे ए की, फ्री हिंदुस्तान ये तारिकानाथ दास है, मिरातुल अखबार, बंगदूत या सम्राट कौमुदी ये राज्य का है। जबकि इंडियन मिरर की बात करेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। गदर पत्र की बात करेंगे तो आप जानते हैं ये लाला हरदयाल सिंह 1913 के आसपास में लॉन्च करें, लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भकाना और करतार सिंह सारभा, ठीक है, ये होना चाहिए, करता नहीं करतार होना चाहिए, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो ये जो है साथी शिशिर कुमार घोष के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब इन्होंने संपादित किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पेट्रियट के संपादन से संबंधित नहीं है? तो भाई इसको लगाइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू पेट्रियट है उसके प्रकाशन से कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिंदू पेट्रियट से गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्रिस्टोफर दास, तीनों लोग का नाम आता है, जबकि शिशिर कुमार घोष का यहाँ पे नाम नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगर आपसे ये वाला सवाल गलत हो रहा है तो मेरा आपसे निवेदन होगा, आज आप लाइए A4 साइज का एक पेज और उसके ऊपर हेडिंग डालिएगा भारत में प्रेस का विकास, और जो जो पॉइंट आपको नहीं याद हो रहा है स्पेक्ट्रम उठाइए, जो जो पॉइंट आपको भूल रहा है उन सारे पॉइंट को इसी एक पेज पर बहुत अच्छे से लिखिए और कम से कम 8-10 बार साथ ही उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है साथी इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो चल रहा है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए और इसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको लिखने से फुर्सत मिल जाएगा और आप अच्छा से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बस कुछ करना नहीं है आपको, ये नंबर दिया हुआ है साहब, इसके ऊपर आप मैसेज करो 8881716810 और बोल दो सर हमें जो है यूपी पीसीएस वाला जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप हमें ज्वाइन करा दीजिए। टोटल साथी में आपको 20 टेस्ट सीरीज सेक्शनल कवर कराएंगे, ठीक है, 20 टेस्ट सीट हम आपको यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट में साथी 150 प्रश्न होगा और इस तरह से आप देखेंगे तो तकरीबन 3000 कहा गया है प्लस में, लेकिन 2000 क्वेश्चन और हो जाएगा और ये 20 से साथ ही बढ़ करके कम से कम 25 तक या 30 तक जाएगा, इसे याद रखिएगा, क्योंकि 5000 सवाल पूरा आपको हम उसी टेस्ट में प्रोवाइड कराएंगे। जो ये चल रहा है वो उसी टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 8881716810 पर मैसेज कर सकते हैं। वैसे अभी अगर आप देखेंगे तो साथ ही इसका पीडीएफ वाला, सिर्फ ओनली पीडीएफ का ये वाला चार्ज है, पर इसमें अभी बहुत अच्छे से छूट चल रहा है क्योंकि कल इसका पहला ही टेस्ट अभी होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको अभी आप थोड़ा सा कम करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसकी फीस साथ ही यही है, फिक्स इसकी प्राइस दी हुई है, ठीक है। पर अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है तो आप उस ऑफर का अच्छे से लाभ उठाइए। इसके लिए आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहां पे बता देंगे साहब जो है, इस नंबर पे आपको बता देंगे कि कितने प्राइस में आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन करेगा तो ही ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्र गोफ्तर को लेकर के तो ये एक पत्रिका है, इसका संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। हिंदू पेट्रियट की बात करेंगे तो कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता है और इसके संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष और क्रिस्टोफर दास जी हैं। जबकि केसरी एवं मराठा पत्रिका की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक है। सोम प्रकाश की बात करेंगे साथ ही तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट, पत्रिका इंडियन ओपिनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? इंडियन ओपिनियन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। तो भैया आप जानते हैं इसे महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं कि नहीं है? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कौन करता है? ठीक है, देखिए कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे,
नहीं साथी, मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक हैं, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यह जो पत्रिका है वह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 कहाँ पे दिया गया, 1 और 3 यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, बी दिया, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे इंडियन ओपिनियन को लेकर के, तो साथी इंडियन ओपिनियन नाम का जो पत्रिका है इसे 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा साथी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, और इसके जो प्रथम संपादक है वह मनसुख लाल नजर है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। यंग इंडिया की बात करेंगे तो 1919 में इसका प्रकाशन होता है, महात्मा गांधी के द्वारा 8 अक्टूबर 1919 में इसका मतलब महात्मा गांधी पहले इसके संपादक रहे। प्रारंभ में आप देखेंगे तो जमुना दास द्वारकानाथ और शंकर लाल बैंकर इसके प्रकाशक थे, और उसके बाद आकर के 8 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी साथी यंग इंडिया के संपादक बन जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। अमृत बाजार पत्रिका से वैसे 2 लोग संबंधित हैं। 1868 के आसपास में ये पत्रिका लॉन्च किया जाता है। 2 लोग का नाम आता है, बाबू शिशिर कुमार घोष जी का नाम आता है, तो शिशिर कुमार इनका भी नाम याद रखिएगा, और साथ साथ में मोतीलाल घोष, दोनों लोग घोष ही हैं, तो मोतीलाल घोष, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। मनमोहन घोष को मत याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कृष्णपाल दास को भी नहीं, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, इन दोनों जन के द्वारा लॉन्च किया जाता है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, देखिए बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका को लेकर के, तो भैया इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगाली भाषा में किया जाता था। कब से शुरुआत हुआ था, तो 1868 में हुआ था। 2 लोग संबंधित थे, कौन, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, है ना। अब देखिए हुआ क्या था कि उसमें जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, इससे बचने के लिए 1878 में इस पत्रिका को रातों रात क्या करना पड़ा था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना पड़ा था। कई बार ऐसा मौका आया, वरना इस एक्ट के तहत साथ ही ऐसा था प्रावधान कि हिंदी पत्र पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, 1891 में आते आते यह पत्रिका दैनिक पत्रिका के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगला, जब ऐसा सवाल आता है ना तो पारा सर के ऊपर चला जाता है कि नहीं है। कारा के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये टोटल रखने वाला है भाई, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदू पत्रिका कौन लॉन्च करता है, वी राघवाचारी लॉन्च करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी सब बहुत रटना पड़ता है तब याद होता है। बंगवासी की बात करेंगे तो बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस लॉन्च करते हैं, सही है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, क्या इससे संबंधित है देवेंद्र टैगोर, तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ सर, ठीक है। लेकिन सुलभ समाचार ये केशव चंद्र सेन सरकार लाते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है महादेव गोविंद रानाडे, तो एमजी रानाडे नहीं बल्कि कौन, केशव चंद्र सेन साहब लाते हैं। ये वही हैं जो ब्रह्म समाज से निकल करके साथी ब्रह्म समाज से निकल करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यही केशव चंद्र सेन के द्वारा सुलभ समाचार पत्र लॉन्च किया जाता है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, कहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जैसे हिंदू पत्रिका तो नोट कर लीजिएगा, वीर राघवाचारी के द्वारा 1878 में लॉन्च किया गया है मद्रास में, अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र। बंगवासी की बात करें तो 1881 में इसका संपादन जोगिंदर नाथ बोस करते हैं। इंडियन मिरर की बात करेंगे तो 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं लॉन्च। मनमोहन घोष के द्वारा यह दैनिक पत्र शुरू किया गया था। जबकि सुलभ समाचार पत्र की बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। भाषा कैसी है साथी, तो बांग्ला भाषा। अगला करा भैया सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ये भी पत्रिका दिया तो इंदु प्रकाश, ये एमजी रनाडे इसको लॉन्च करते थे। महादेव गोविंद रनाडे तो पहले का पहला ए का पहला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, भारत मित्र कौन लॉन्च करता है, बाल मुकुंद गुप्ता, बी का दूसरा साहब यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, ज्ञान प्रदायनी की बात करेंगे तो सी का तीसरा, हिंदी प्रदीप्त की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट होंगे साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। देखिए कुछ पत्रिका है उनके प्रकाशक है, ध्यान रखिएगा। जैसे इंदु प्रकाश की बात करेंगे तो एमजी रनाडे इसको लॉन्च करते हैं। नेटिव ओपिनियन की बात करेंगे तो वी एन मॉन्डलिक लॉन्च करते हैं। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त लॉन्च करते हैं। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका ये नवीन चंद्र राय का है, जबकि कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हिंदी प्रतिब्ध ये साथी बालकृष्ण भट्ट का है। इंडियन रिव्यू ये जी ए नटेंसन का है, जबकि मॉडर्न रिव्यू यह रामचंद्र चटर्जी जी का है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। बाप रे, इस बार तो सब गलत दिया है और कोई एक सही दिया है, उसे आपको साहब यहाँ पे बताना है। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें फिरोज शाह मेहता, एमजी रनाडे दिया है, ये गलत है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। ठीक है, न्यू इंडिया और
कॉमनवेल्थ डॉक्टर एनी बेसेंट संबंधित थे उससे, तो आप देखेंगे ये भी गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से है कि नहीं है? यंग इंडिया और हरिजन नाम का पत्रिका, तो ये भी गलत हो जाएगा। आज नाम का पत्रिका हिंदी में था, शिव प्रसाद गुप्ता इसको लॉन्च करते हैं, तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह मेहता का है बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का पत्रिका, एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ नाम का पत्रिका, महात्मा गांधी का है यंग इंडिया और हरिजन नाम का पत्रिका, मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंस और इलाहाबाद मतलब इंडिपेंडेंस जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, शिव प्रसाद गुप्ता का ये आज नाम का पत्रिका आपको याद रखना होगा साहब, है ना। के एम पडिक्कर की बात करेंगे तो हिंदुस्तान टाइम अंग्रेजी का एक दैनिक पत्रिका था जिसे 1923 में लॉन्च किया जाता है। के एम जी देसाई की बात करेंगे तो स्पार्क नाम का अंग्रेजी पत्रिका लॉन्च करते थे, और जबकि लेस्टर हंचिंस की बात करेंगे तो इन्होंने न्यू स्पार्क नाम का पत्रिका लॉन्च किया, जबकि एम एन राय ने वेंगी डार्ट और इंडिपेंडेंट इंडिया नाम का पत्रिका लॉन्च किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ पत्र पत्रिका और दूसरी तरफ पत्र पत्रिका और उसके संपादक का सही सुमेलित नहीं है? हाँ, तो फिर पत्र पत्रिका आपका कभी गलत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हमदम नाम का जो पत्रिका है वो कौन लॉन्च करता है साहब? तो ये लखनऊ से अब्दुल बरी साहब लॉन्च करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी ने लॉन्च करते हैं, अब्दुल बरी साहब। ठीक है, अब्दुल बरी, तो अब्दुल बरी साहब इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, अल हिलाल बार बार पूछा गया है, अबुल कलाम आजाद जी लॉन्च करते हैं, कॉमरेड मोहम्मद अली याद रखेंगे, मदीना ये हमीद अल अंसारी साहब याद रखेंगे, जबकि अब्दुल बरी के द्वारा ये हमदम नामक पत्रिका जो है साथी वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कुछ पत्र पत्रिकाओं को लेकर के तो अबुल कलाम आजाद ये अल हिलाल नाम का पत्रिका लॉन्च करते हैं और अल बिलाग नाम का पत्रिका लॉन्च करते हैं, जबकि मोहम्मद अली ये कामरेड नाम की पत्रिका, हमदर्द नाम का पत्रिका लॉन्च करते हैं, हमीद अल अंसारी ये मदीना नाम की पत्रिका बिजनौर से लॉन्च करते हैं, जबकि अब्दुल बरी ये हमदम नाम की पत्रिका लखनऊ से लाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी याद रखेंगे प्रताप नाम का पत्रिका साथ ये प्रकाशित करते हैं, लाला हरदयाल सिंह की बात करेंगे तो गदर पत्र नाम का पत्रिका सैन फ्रांसिस्को से साहब ये लॉन्च करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समाचार पत्रिकाओं को उसके प्रकाशन वर्ष के संबंध में कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है, मतलब पहले कौन लॉन्च किया गया था उसके बाद कौन लॉन्च किया गया था। अब ये तो और अजीब क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं भैया, नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो सवाल मत करके ना जब तक पूरा नहीं याद होता। 1780 में बंगाल गजट लॉन्च होता है, ये तो हम जानते हैं, तो पहले वाला तो हमेशा पहले ही लॉन्च होगा, तो ये पहला हो सकता है और ये हो सकता है, बाकी ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए बंगाल जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये 1785 में लॉन्च किया गया। कब? 1785। इसी के कुछ समय बाद बंगाल जनरल लॉन्च किया, तो पहले के बाद दूसरा आना चाहिए, पहले के बाद दूसरा आना चाहिए। लेकिन मद्रास गजट कब लॉन्च किया जाता है? तो साथ ही मद्रास गजट अगर आप देखेंगे तो ये 1795 के आसपास में लॉन्च होता है। कब? 1795 के आसपास। और द टेलीग्राफ ये 1796 के आसपास में लॉन्च होता है। तो देखिए ये इस तरह से आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिना याद किए ये नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो इस तरह से 1 2 3 4 ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जब ऐसा सवाल आता है तो प्रबल चांसेस होता है क्रोनोलॉजी बहुत सही से लगाते हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्रम से देखेंगे। 1780 में अगर आप देखेंगे तो 2 पत्रिका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से 2 पत्रिका? पहला तो बंगाल गजट जिसे जे ए हिक्की लॉन्च करते हैं, इंडिया गजट, ठीक है, जिसे बर्नार्ड मेंसिंग और पीटर रीड के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 1785 में आप देखेंगे तो बंगाल जनरल 1 पत्रिका और मद्रास कुरियर 2 पत्रिका, ये भी 1785 में लाते हैं। 1794 में आप देखेंगे तो एशियाटिक मिरर्स आता है। 1795 में बंगाल हरकारू और इंडियन हेराल्ड और मद्रास गजट, ये 3 पत्रिका लॉन्च होता है। 1796 में आप देखेंगे द टेलीग्राफ। 1798 में कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट। भाई याद करना पड़ेगा, पीसीएस है, एक एक क्वेश्चन से ही आप जानते हैं वहां पे पूरी तरह से आपकी बिल्डिंग खड़ा होनी है। ठीक है, तो भैया पूरा रटना पड़ेगा। अगला कार्य कि निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किया गया था? अब जब ये सब सवाल आता है तो सर के ऊपर तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़ा सा तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब देखिए कौन सी पत्रिका कब लॉन्च किया गया था, समय का पता होना यहाँ पे साथ ही जरूरी है। ठीक है, तो दिग्दर्शन की बात ऊपर हमने अभी करी हुई है, तो ये कब लॉन्च किया गया था, नोट कर लीजिएगा 1818। अगर आप पीडीएफ नहीं ज्वाइन किया तो इसको नोट कर लीजिए। उदंत मर्तंड की बात करेंगे, और अब जो है डेली यूट्यूब पे अपलोड होगा वीडियो, अभी तक तो नहीं होता था पर अब डेली अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 5000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। उदंत मर्तंड की अगर हम लोग बात करते हैं साहब, तो ये कब लॉन्च किया गया? 1826 में लॉन्च किया गया था। बंबई दर्पण की बात करते हैं थोड़ा सा अगर हम लोग, तो बंबई दर्पण 32 यानी 1832 में आता है, 1832 में लॉन्च किया जाता है।
जबकि इन्हीं बेसिन के साथ ही न्यू इंडिया ये 1848 के आसपास में लॉन्च करती है, 1848 में। तो पहले कौन सा लॉन्च किया गया था, तो देखेंगे दिग्दर्शन पहले यहाँ पे लॉन्च होता है, ठीक है। अब कुछ पत्रिका है डेट वाइज है, इसे आपको थोड़ा याद रखना होगा, पेपर में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। एक तो आपका मिशनरी हेराल्ड है जो कि 1801 में लॉन्च होता है। सेकंड आपका है दिग्दर्शन, 1818 में लॉन्च होता है। 1819 में समाचार दर्पण लॉन्च होता है। 1826 में उदंत मार्तंड लॉन्च होता है। 1832 में बम्बई दर्पण लॉन्च होता है। 1848 में न्यू इंडिया, जबकि 1855 में हिंदू पैट्रियोट नाम का साथी ये लॉन्च किया जाता है। अगला, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा बंगला भाषा में सोम प्रकाश नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था। अब देखिए नाम साफ लिया है भाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कह रहे हैं, सोम प्रकाश लॉन्च कर रहे हैं। तो कब लॉन्च कर रहे हैं, 1859 में लॉन्च करते हैं, 1859 में लॉन्च करते हैं, 1859 में। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर साहब, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सोम प्रकाश को लेकर के, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर लॉन्च करते हैं 1859 में लॉन्च करते हैं। बंगाली नाम की पत्रिका एस.एन. बनर्जी लॉन्च करते हैं 1862 में, और ये सवाल पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। जबकि पायनियर नाम की पत्रिका साथ ये 1865 में लॉन्च किया जाता है। ज्ञान प्रदान नाम की पत्रिका नवीन चंद्र राय लॉन्च करते हैं 1866 में। मेल नाम का पत्रिका पेपर में बार बार आता है, 1867 में लॉन्च किया गया। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और एक लोग और है शिशिर कुमार घोष, ठीक है। 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन लॉन्च किया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1879 में बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया जाता है साथी। ये वही एस.एन. बनर्जी है जिनकी चर्चा अभी आगे हम चल करके एक बहुत ही बड़े संस्थान के रूप में करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1879 में इन्होंने जो है साथी बंगाली पत्रिका लॉन्च की हुई है, ठीक है, लिखिएगा। कुछ और देख लीजिए, जैसे 1870 में आप देखेंगे तो हिंदी प्रदीप्त नाम की पत्रिका बालकृष्ण भट्ट लेकर आते हैं, जबकि बंगाली पत्रिका ये 1879 में आता है। कौन लाता है, सुरेंद्र बनर्जी। नव विभकर नाम का पत्रिका गंगाधर बनर्जी के द्वारा लाया जाता है। 1880 में आप देखेंगे तो सुरभि नाम का पत्रिका जोगेंद्र नाथ बोस लेकर के आते हैं। स्वदेश मित्रम, मित्रम होना चाहिए, स्वदेश मित्रम नाम की पत्रिका C.S. नरसिम्हन के द्वारा लाया जाता है। 1881 में आप देखेंगे केसरी बंबई के कुछ लोग मिलकर के लाते हैं। द ट्रिब्यूनल R. माधवन और बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, ये 1881 में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। 1890 में आप देखें तो इंडिया नाम का पत्रिका है लंदन में, 1890 में है ना, इंडिया 90 होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे स्टेट को 1890 है ना, 1906, हाँ बिल्कुल सही है 1800, क्योंकि 1906 में भी हम इनकी चर्चा करेंगे। तो इंडिया नाम का पत्रिका दादा भाई नौरोजी कहाँ पे, लंदन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, अब हमें लगता है खत्म हो गया होगा पत्रिका वाला क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट करा कि हिंदी के समाचार पत्र आज के संपादक कौन है, तो बहुत ही आसान है, ऊपर भी हमने आपसे अभी चर्चा किया था, शिव प्रसाद गुप्ता जी का नाम है ना। तो आज नाम के पत्रिका के संपादक है शिव प्रसाद गुप्ता। इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा और याद रखिएगा, जैसे नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी से है, मैन इन इंडिया सुरजीत चंद्र सिन्हा 1921 में, मिलाप पत्रिका साथी 1930 में रणवीर सिंह से है। 1928 में नौ कला नाम का पत्रिका लॉन्च किया गया था। 1932 में देश नाम का पत्रिका लॉन्च किया गया। 1934 में नवभारत पत्रिका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कल्कि नाम का पत्रिका जो कि के राजेंद्रन ने लॉन्च किया हुआ है 1941 में। भारत मित्र को याद करेंगे भाल मुकुंद गुप्ता। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्रा। और आज पत्रिका भी लॉन्च किया गया था 1941 में शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। कई जगह कंफ्यूजन मिलेगा तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कॉपी में आपको एक बार नोट करना है और नोट करके इसको जो है साथी मल्टीपल टाइम जो है याद करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पत्रिका का सवाल इतना ही यहीं से पूछा जाएगा, बस आपको अपना नोट्स जरूर इसके लिए बना लेना है क्योंकि याद नहीं होता है ये, कम से कम आपको 10 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए करा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब बताइए कौन सी घटना पहले घटी हुई थी। करा कि वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे का निर्माण किया था, कब किया था आपको याद है। वारेन हेस्टिंग ने कहीं कहीं 1780 मिलता है तो कहीं कहीं 1781 मिलता है, मतलब इसी दोनों में से एक आपको दिमाग में रखना है भाई, पेपर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब लॉन्च किया जाता है, तो आप लोग 1784 में, ये तो सबको पता है। बिल्किंस के द्वारा हितोपदेश नामक पत्रिका का अनुवाद किया गया, ये सबको नहीं याद है, कब किया गया था हितोपदेश नामक पत्रिका का ट्रांसलेशन, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बिल्किंस ने लॉन्च करी हुई है हितोपदेश नामक पत्रिका का मतलब ट्रांसलेशन करी हुई है, और ये कब करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये तभी करेगा
जब साथी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो जाएगा उसके बाद ही करता है। तो इसे याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद विल्किंस के द्वारा हितोपदेश की जो है ट्रांसलेशन किया जाता है। विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका कब ट्रांसलेशन किया गया है साथी? तो याद रखेंगे इसके बाद विल्किंस जो है साथी ये करता है 84 के आसपास में, 85 के आसपास, 1784 के आसपास में भगवत गीता का ट्रांसलेट करते हैं विल्किंस, है ना। उसके बाद ही इसी समय साथी 1785 में ही हितोपदेश का भी ट्रांसलेट करते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम थोड़ा सा लेट विलियम जोन्स ही करते हैं, लेकिन 1789 में करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर देगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो क्रम से ही दिया हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा क्रम से दिया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, भारत में अगर हम पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास अगर हम पढ़ें तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में कलकत्ता में पहले एक मदरसे की स्थापना की जाती है, जहाँ पे मदरसा शिक्षा पढ़ाया जाता है। हेस्टिंग के समय में 1784 में कलकत्ता में ही विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है और हिंदू धर्म ग्रंथों का साथी और जो भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ है उनका ट्रांसलेट किया जाता है। नवंबर 1784 में विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। 1789 में आप देखेंगे तो जोन्स के द्वारा कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इनका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाता है। मनु स्मृति का अनुवाद आप देखेंगे तो 1776 के अंदर, ठीक है, कब, ठीक है, 1776 के अंदर, 76 के अंदर 86 रहना चाहिए यहाँ पे, है ना, 86 कर लीजिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और इसका नाम था साथी ए कोड ऑफ जेंटू लाज, ए कोड ऑफ जेंटू लाज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा साथी 1792 ईस्वी में, 1792 में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है सरकार, ठीक है। इसे एक बार थोड़ा सा आप लोग इसके थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके डेट को लेकर के, पर हाँ ये कोड ऑफ जेंटू लाज कन्वर्ट किया गया था, मनुस्मृति का ट्रांसलेट किया गया था, अंग्रेजी में नाम ये पता था, पर एक बार आप लोग गूगल कर लेना डेट को लेकर के थोड़ा सा, है ना, गलत ना हो, क्योंकि इंसान तो हम भी है। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर आप जानते हैं 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा? आप सभी को पता होगा, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिएगा चार्टर अधिनियम 1813 की बात करेंगे तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, लेकिन 10 साल बीत गया, यानी आप देखेंगे तो 1823 आ जाता है, एक भी रुपया व्यय नहीं किया जाता है साथी। इसी समय आप देखेंगे जब ये बात हो जाती है 1817 की बात है, जब राजा राम मोहन राय थोड़ा सा अनुदान देते हैं और उस अनुदान के बाद साथी कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। और आपको बता दें कलकत्ता हिंदू कॉलेज में जो एजुकेशन सिस्टम था वो साथी अंग्रेजी माध्यम से था, यहीं से थोड़ा अंग्रेज जो है ना वो समझ गए कि भारत लोग स्वीकार कर लेंगे अंग्रेजी वाला सिस्टम, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होता था। पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी की भी पढ़ाई इसमें की जाती थी, मतलब धर्म का पढ़ाई नहीं, विज्ञान और साइंस की भी पढ़ाई की जाती थी। अब इसी के बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के माध्यम को लेकर के साथ ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। करा के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और इस सवाल को आप लगाइए इंपॉर्टेंट, चाहे जिस रूप में यहाँ से सवाल 100% एक पेपर में आएगा, 100%। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब आया था? तो भैया ये 1835 में आया था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। कब? 1854 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था, ठीक है। भारतीय 1882 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? 1904। क्रम से है, 1 2 3 4 लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। दो दो विकल्प दिया है, ध्यान रखेंगे, चाहे पहला लगाइए चाहे आप डी वाला लगाइए, ठीक है, चाहे ए लगाइए चाहे डी लगाइए, क्योंकि पूरी तरह से ये क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ घटनाक्रम, तो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब आता है? 1835 में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया? 1854 में। हंटर शिक्षा आयोग कब आया? 1882-83। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1917 से 1919 में। हार्टोग कमेटी कब बनेगी? 1929 में। वर्धा योजना आएगा 1934 में। शिक्षा पर सार्जेंट योजना आएगा 1944 में। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक पर चर्चा करते हैं। कहा कि भारतीय शिक्षा पर जब लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आया तो उनमें से कौन कौन सा प्रावधान था उसको देखिए और सही प्रावधान का चयन करिए। चलिए, लॉर्ड मैकाले द्वारा यह स्मरण पत्र 14 मार्च को लाया गया था क्या? गलत है। पहली बात तो फरवरी 1835 में आया था, मार्च में नहीं आया था, ठीक है। दूसरा, मैकाले ने इसमें भारतीय साहित्य और शिक्षा पद्धति की बहुत आलोचना करी हुई है और अंग्रेजी भाषा का पूरा समर्थन किया है और इसके कहने पर साथ ही अंग्रेजी भाषा को भाषा का माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। बहुत आलोचना करता है लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है, और करेगा ही क्यों नहीं करेगा। आज भी आप देखिए भारत में लोग
हमारे यहाँ आप देखिएगा यूपी बोर्ड में आप जानते हैं पता नहीं क्यों सरकार 30-30 नंबर बच्चों को फ्री में देती है। अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब कोई मतलब नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई नंबर नहीं, क्यों देती है फ्री में भाई? थोड़ा-सा समझना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था देखिए कितना बेकार होता चला जा रहा है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। ठीक है? तो ये लोग मज़ा लेकर चले गए हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे तो मैकाले ने क्या किया हुआ है कि भारतीय साहित्य पर आप नकारात्मक मत होना, पीसीएस के अधिकारी हो, आपको सकारात्मक, नकारात्मक दोनों बातें बतानी है, ठीक है? तो अंग्रेजी भाषा का ये पूरा समर्थन करता है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भैया जो मैकाले का स्मरण पत्र है ना, वो अंग्रेजी भाषा का समर्थन करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जानते हैं मैकाले जब आप पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, तो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें एक और सदस्य जोड़ा गया था जिसका नाम था विधि सदस्य, और विधि सदस्य के रूप में साथ ही लॉर्ड मैकाले चौथा सदस्य जो है वो बनता है, ठीक है? 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले अपना एक स्मरण पत्र प्रस्तुत करता है साथ ही, और भारतीय शिक्षा और साहित्य की इसमें आलोचना करता है, और उसके तहत अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा में पूर्ण समर्थन देता है। यहाँ तक ये कहता है कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, और पूरे भारत में सही करने के लिए जो है हमारी जो यूरोपीय साहित्य की भाषा है वो अप्लाई करना आवश्यक है। सोचिए कितना आलोचना करता है। अगर हम बात करेंगे चार्ल्स का वुड डिस्पैच, ये उसी के कुछ समय बाद आता है। अभी 35 में लॉन्च करता है, उसके बाद चार्ल्स वुड का डिस्पैच लाया जाता है साथी, है ना? और ये आता है 1854 में आता है, ठीक है? कह रहा इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा, दोनों भाषा ध्यान रखना होगा इस बात में कि जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है जो 1854 में आएगा, इसमें अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों के समर्थन की बात की गई है, और जबकि मैकाले वाले में सिर्फ अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है? सही है आपके दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा प्रश्न का आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा चार्ल्स वुड के डिस्पैच की बात करेंगे तो 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे कौन? चार्ल्स वुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत किया था जिसका नाम था वुड डिस्पैच, और इसमें लगभग साथी कुल 100 आर्टिकल थे, 100 अनुच्छेद थे, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों पर जोर दिया गया था, ठीक है? और इसे हम इस घोषणा पत्र को हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि 100 आर्टिकल में एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें साथी लिखी गई थी। और इसमें इन्होंने कहा कि जो हाई एजुकेशन होगा, जैसे इसमें आप देखेंगे बीएससी या डॉक्टर या लॉ की पढ़ाई, जो यहाँ बड़े लेवल पे आईआईटी अभियांत्रिकी की पढ़ाई, तो इस तरह की पढ़ाई इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम में करिए, लेकिन जो स्कूली स्तर पे है, मतलब 10वीं से नीचे के स्तर पे है, यहाँ पे जो है भाषा देसी भाषा का प्रयोग करिए, जिस भाषा के लोग जहाँ पे मिल रहे हैं उस भाषा का प्रयोग करिए। इस तरह से हर जगह अंग्रेजी मत चला दीजिए, ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपबंध चार्ल्स वुड के डिस्पैच में दिया गया था? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है? इन्होंने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है, माने महिलाओं की शिक्षा पर। अब पीसीएस वाले इस पॉइंट को याद रखिएगा, जहां भी आप अपना नोट्स बना रहे हैं मेंस के लिए, तो आपने लिखा होगा मेंस में डाटा फैक्ट की जगह पे लिखा होगा महिला शिक्षा। नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखेंगे महिला शिक्षा, और आपने लिखा ही होगा महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित डाटा फैक्ट। भाई फैक्ट तो आप कलेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं? महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित फैक्ट, फिर महिलाओं के संगठन से संबंधित फैक्ट है कि नहीं है? तो उनकी जो श्रमिक हैं इसको लेकर के क्या फैक्ट है, तो कई सारे नोट्स आप बना रहे होंगे। उसी में जहां पे आप महिला शिक्षा नाम का नोट्स बना रहे होंगे, वहीं पर ऐसे खट से करके आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच, ऐसे लिखिए चार्ल्स वुड का डिस्पैच और हाइफन दे करके स्त्री शिक्षा पर जोर, स्त्री शिक्षा पर जोर। अब जब आप मेंस लिखेंगे ना, तो वहां पे जब आप ये कोटेशन डाल देंगे ना, और स्त्री शिक्षा पर जोर, महिला शिक्षा के बाद और कोई नहीं लिखेगा, आप ही लिखेंगे, नंबर आपको बढ़िया मिल जाएगा। ऐसे ही आपको डाटा कलेक्शन करना है। आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार मेंस का एक बार पैटर्न बता दूं, बहुत आसानी से आप जो है डाटा कलेक्ट करके बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो इस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि कैसे आप जो है मेंस के लिए डाटा और फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड चीज, इन्होंने उच्च एवं माध्यमिक दोनों स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। दोनों स्तर पे साथी ये लोग ये नहीं बोले थे। इन्होंने कहा था कि उच्च स्तर पर अंग्रेजी रखिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर या जो स्कूली स्तर है वहां पे स्थानीय भाषा रखिए। तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाए और अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना किया जाए, ये भी सिफारिश किए थे, बिल्कुल सही। 1 और 3 आपका विकल्प हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है? देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सारे वुड डिस्पैच के कुछ उपबंध है, तो पहली बात इन्होंने कहा कि जो जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो सरकार अपने ऊपर स्वयं ले ले, पहली बात। दूसरी बात, गांव में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाया जाए। स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाए।
तकनीकी विश्वविद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण संस्था बनाइएगा। यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसके तहत 1855 में लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की जाती है साहब। अगला, हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो अब देखिए, जो वुड डिस्पैच है, जो वुड का डिस्पैच है, उसकी जांच करने के लिए साथी डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। इसका काम क्या था? केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था, उच्च शिक्षा पर यह जांच नहीं करता है। यही पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हंटर शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा की जांच नहीं करता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हंटर शिक्षा आयोग पहला शिक्षा आयोग है साथी। इसका गठन कब किया था? तो याद रखेंगे 1882 में। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है। काम क्या करेगा? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे जो शिक्षा है, ठीक है, उसकी केवल जांच करेगा। और वो भी कौन? जो वुड के घोषणा पत्र के द्वारा जो बातें की गई थी उसकी समीक्षा के लिए इसको बनाया गया है 1882 में। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। इस आयोग में 2 लोग भारतीय हैं, एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। और पेपर में आपसे सीधे पूछेगा कि कौन 2 भारतीय थे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। तो इन दोनों लोग का नाम आपको याद रखना होगा। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 के अंदर रैले आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। आयोग का उद्देश्य क्या था? कि विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना। देखो, विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना है। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना होगा कि ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। हंटर शिक्षा में क्या था? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर था। ठीक है। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में केवल विश्वविद्यालय का ही ध्यान रखना होगा। इसकी सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान होता है, क्या क्या बदलाव आता है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम। जय